हेलो बॉयज़, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग योर पैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, लर्निंग इज़ नॉट एनी ए प्रोसेस दैट एंड्स। लर्निंग इज़ ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। हम अपनी सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो चूँकि हमारा ये वीडियो भारत के सामान्य ज्ञान पर डिपेंड है, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लर्निंग यानी कि अधिगम, यानी इसको हिंदी में और दूसरा शब्द है सीखना। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसी के अंतर्गत आप केवल ये ना फोकस करें कि ये हमारा वीडियो सिर्फ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है या एकेडमिक है या किसी बच्चों के लिए है। हमारा वीडियो ये सभी के लिए है जो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ आगे आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया होगा, निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम आज फ़िलहाल अपने इस टॉपिक पर ही डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप इंटरफेस पर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप कब अपनाया था। एक्चुअली क्या है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सभी जानते हैं द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को हमारे देश की संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिंगली वेंकैया ये वो नाम है जिन्होंने क्या किया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन तैयार की थी। और महात्मा गांधी की विजयवाड़ा यात्रा के दौरान, जो भी हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, विजयवाड़ा यात्रा के दौरान 1921 में गांधी जी को यह ध्वज भेंट किया था। और साथ ही आपको बता दें 117 वर्ष के इतिहास में 6 बार इस झंडे का डिज़ाइन बदला गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलिए हम यहाँ पर कुल 23 नेशनल एम्ब्लेम हैं। कितने? राष्ट्रीय चिन्ह की संख्या कितनी है? 23। इसमें से अधिकांश हम आपको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। देखिए यहाँ पर आपको कमल, गुलाब, चमेली और गेंदा। तो यहाँ पर जो हमारा कमल है वो राष्ट्रीय पुष्प है। देखिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय संविधान को लागू होने के साथ ही साथ हमारे जो भी राष्ट्रीय प्रतीक थे वो सभी आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए गए थे। तो राष्ट्रीय पुष्प आपका हो गया कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। देखिए एक तो बरगद दिया है, दूसरा अशोक दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो बरगद का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं अगर हम, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष ये आपका कौन सा है? अशोक का। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। तो इस तरह से हम यहाँ पर आपको एक ही प्रश्न के साथ कई अन्य प्रश्न भी
बताते चलते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? देखिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, देखिए जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दो अलग अलग संगीत हैं और इन दोनों का भी आपको परिचय होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गान क्या है? जो जन गण मन है वो हमारा राष्ट्रीय गान है। रविन्द्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर के द्वारा ये रचित है। देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं इतिहास को अधिक खंगालने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमें 2-3 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? R.N. टैगोर के द्वारा। कहाँ पर इनकी पुस्तक गीतांजलि में मिलता है? वहाँ पे एक सन्यासी आंदोलन हुआ था, उसको लेकर के, सॉरी वो बंकिम चंद्र चटर्जी का था। तो राष्ट्रीय गीत गान उससे लिया गया है, गीतांजलि पुस्तक से। R.N. टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? ध्यान होगा 1931 के आसपास मिला था। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। राष्ट्रीय नदी क्या है? देखिए, यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, जो गंगा है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है। 2525 किलोमीटर का इसका रन क्षेत्र है। 2525 किलोमीटर का इसका रन क्षेत्र भारत में पड़ता है। वैसे और भी कई नदियां हैं, विशालतम नदियां, लेकिन चूंकि भारत में इसका जो बहाव है वो सर्वाधिक है और इसका राष्ट्रीय एवं धार्मिक महत्व भी है। इसी कारण इसको राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दे दिया गया है। भारत का जलीय जीव क्या है? देखिए, क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों में पाए जाने वाला ये जो जीव है, इसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा? डॉल्फिन। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? देखिए, घोड़ा, बाघ, हाथी और गाय। इसमें आप सभी लोग जानते होंगे, जो बाघ है जिसको हम पैंथर बोलते हैं, PANTHER, इसको हमारा राष्ट्रीय पशु माना गया है, यानी राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। ये बहुत ही ताकतवर जानवर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? देखिए, यहाँ पर वही बात आ गई, जो वंदे मातरम है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है और यह जो है एक सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ, इनकी एक पुस्तक थी, इसका नाम था आनंद मठ, और इसमें आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया था। और इसी पुस्तक में यह गीत दिया गया है, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। यह जो वंदे मातरम है, इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल। भारत में बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन जो आम है एक विशेष प्रकार का फल है, और विश्व में भारत की जो पहचान है वो आम के फल से है, आम फल के उत्पादन से है। तो इसलिए आम को भारत के राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जैसे कि सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें भारत को 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त हैं। इसी कारण हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इस खेल है, किंतु भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में सर्वाधिक
कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? देखिए, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? सौर ऊर्जा, सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है राजस्थान में। देखिए, एक और ऊर्जा का दूसरा जो स्रोत है वो क्या है? हमारा स्रोत पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो तमिलनाडु राज्य है। राजस्थान में 1264 मेगावाट जो विद्युत ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से उत्पादन की जाती है। देखिए, भारत ने क्या किया था? फ्रांस के राष्ट्रपति ओलंद के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस ISA की स्थापना की। कितने वर्तमान में इसके 107 सदस्य हैं। इंडिया और फ्रांस के जो राजनयिक थे यानी कि राष्ट्र प्रमुख थे उनकी अध्यक्षता में इसका जो मुख्यालय है वो आपके गुरुग्राम में है और वर्तमान में इसके 107 सदस्य हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है परीक्षाओं में। तो ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के गुरुग्राम में। वर्तमान में इसके 102 सदस्य हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति हेनरी ओस्लोन ने मिलकर की थी। यह संयुक्त रूप से गोआन पहाड़ी जो कि गुरुग्राम क्षेत्र में आता है वहाँ पर इसकी उद्घाटना के साथ साथ भारत में ISA की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी हमने आपको बताया था जो तमिलनाडु है यह एक समुद्र तट से लगा हुआ राज्य है और यह पूर्वी तट रेखा पर कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी तट रेखा पर। एक तो है पश्चिमी तट रेखा, एक है पूर्वी तट रेखा। तो नक्शा को देखने पर, भारत का नक्शा देखने पर आपको पता लगता है कि यह पूर्वी तट रेखा पर स्थित एक राज्य है और यहाँ पर पूरे देखिए सौर ऊर्जा जो है भारत में जितनी भी सौर ऊर्जा उत्पादित है पवन ऊर्जा उसका 6% ऊर्जा उत्पादन करती है और तमिलनाडु में 104 कितना 104 गीगावाट का ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। और एक अन्य पॉइंट्स भी आपको बता देते हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है। भारत की जो स्थिति है वो कौन सी है? चौथे नंबर पर है। पहले पर कौन सा है आपका? चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर आपका है जर्मनी। तो ये 3 देश हो गए और चौथे नंबर पर अपना देश भारत। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में आपको एक्सप्लेन किया था, भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा का 6% भाग कहाँ से आता है? पवन ऊर्जा से आता है। देखिए, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब हुआ था? एक्चुअली क्या है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 में हुआ था। सन 1990 में हुआ था और इसकी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वर्तमान में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 42.63 गीगावाट। तो ये जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन कब शुरू हुआ? 1990 में। विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो आपका है तमिलनाडु। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको सौर पवन ऊर्जा से संबंधित मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? देखिए क्या है कि 15 नवंबर 1983
15 नवंबर 1983 को भारत में विनियामक बोर्ड की स्थापना हुई। एक्चुअली क्या है कि हम परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना को ही परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना मान लेते हैं, क्योंकि आपको बताते चलते हैं कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसकी स्थापना 10 अगस्त AUG 1948 को हुई। क्योंकि भारत में पहला परमाणु संयंत्र, प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र के तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में। और कब हुआ था? तारापुर में अमेरिका। भारत उस समय इतना सक्षम नहीं था कि अपना परमाणु रिएक्टर खुद स्थापित कर सके, तो तारापुर में अमेरिका की सहायता से सन 1969 को परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे पहला परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ। और आपको बता दिए गए परमाणु ऊर्जा आयोग, देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग, ये इसकी जो स्थापना होती है वो 1948 में होती है। जब आपको विचार की बात ये है कि जब 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हो चुकी थी, तो फिर 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड क्यों स्थापित किया गया? देखिए परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि जो भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, उसके उपयोग जो होगा वो सुरक्षित और मानव कल्याण के लिए हो, यानी परमाणु बम और अन्य तरह के उत्पाद बनाने से बचने के लिए परमाणु ऊर्जा के जो उपयोग है वो मानव कल्याण के कार्य में हो। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए भारत ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है। मुंबई में जो भारत ऊर्जा, यानी कि जिस आयोग की स्थापना आपको बताया गया था, कब हुई थी? 15 नवंबर 1983, और जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है कि एक भारत की जो पहली चलचित्र फिल्म है, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। फिल्म का क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। और इसके जो निर्माता थे वो कौन थे? दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के को हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के, और इनको ही भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर हिंदी सिनेमा जगत में उत्कृष्ट कार्य के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई, जो हिंदी सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यह प्रतिवर्ष सिनेमा जगत में विभिन्न कौशलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? देखिए क्या है कि डाक व्यवस्था, कहते हैं उत्तर में दिया गया कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हमारी जो डाक व्यवस्था है शुरू करने वाला। क्योंकि हम आपको ये बताते चलते हैं
कि 1766 में, इससे पहले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये भी आपके कौन थे, गवर्नर जनरल। इन्होंने क्या किया था, 1766 में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी, किंतु 1854 में डलहौजी ने इस व्यवस्था को सुदृढ़ और रजिस्टर्ड कर दिया था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जाता है। भारत में शिक्षा एक, देखिए यहाँ पर शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया गया है, और यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा है, कहते हैं ना सर्व शिक्षा अभियान, तो बेसिक शिक्षा जो है यह एक अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के वे तीसरे राष्ट्रपति कौन है जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 ही राष्ट्रपति हुए हैं जिनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ हो। जो 2 राष्ट्रपति हुए हैं, इसमें से हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जो दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनका अपने कार्यकाल के समय निधन हुआ था, उनका नाम था फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद भी कार्य करने के दौरान अपने कार्यकाल में ही दिवंगत हुए थे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए भारत के एक ध्वज संहिता बनाई गई थी। ध्वज संहिता में भारतीय ध्वज के सम्मान या मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो 26 जनवरी 2002 में एक भारतीय ध्वज संहिता तैयार की गई थी। इसमें बहुत से नियम बनाए गए थे, जैसे कि सुबह सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लेना चाहिए। आप सरकारी भवन पर ही सरकारी ध्वज लहरा सकते हैं। ध्वज का आकार 3:2 का होना चाहिए। इस तरह की और भी कई सारे ध्वज का असम्मान नहीं होना चाहिए। अगर ध्वज का फट जाए या वैसा होने पर उसको व्यक्तिगत अकेले में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह ये आपका यहाँ पर जो है भारतीय दंड संहिता, ध्वज संहिता बोली जाती है, 2002 में लागू कर दिया गया था। अगला है, कौन सी नदी या कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। देखिए क्या है कि जैसे ये जो हमारा एक तरीके से इस तरह से ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो क्षेत्र है जो समुद्र से लगा हुआ, ये आपका प्रायद्वीप है। इसको हम पेनिनजुला भी इंग्लिश में कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे ऊपर जो है वो जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकल के आती हैं, उनको पर्वतीय या हिमालयी नदियाँ कहा जाता है, जिसमें गंगा सबसे बड़ी नदी है। क्योंकि हम बात करते हैं प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप में यहाँ से पश्चिमी तट से या पूर्वी तट से निकलने वाली नदियाँ जो हैं, अधिकतर नदियाँ पश्चिमी तट के आसपास क्षेत्रों से निकलती हैं। तो ये जो जैसे कि आपकी एक नदी है जिसका नाम है गोदावरी, तो यह प्रायद्वीपी नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि जो हिमालयी नदियां हैं उनमें गंगा सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पर गोदावरी जो नासिक, यानी नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला। देखिए यहाँ पर भारत में कई जगह पशु मेले लगते हैं, लेकिन जो आपका सोनपुर का जो मेला है
ये कहाँ पड़ता है? सोनपुर बिहार में। यह बहुत बड़ा, इतना बड़ा है यहाँ पर एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो सोनपुर जो है भारत का सबसे बड़ा और एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। देखिए क्या है, भारत का बोस्टन, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो देखिए अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अब बोस्टन क्या है? बोस्टन अमेरिका का एक राज्य है, यूएसए का एक राज्य है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स की राजधानी जो है उसका नाम है बोस्टन। यह बहुत ही प्रगतिशील डेवलप्ड सिटी है। तो इसी के लिए अहमदाबाद को भी बोस्टन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक ब्रिटेन में एक जगह का नाम है मैनचेस्टर, और यह किसके लिए फेमस है? जो मैनचेस्टर है यह आपकी सूती वस्त्र उद्योग के लिए, यानी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तो जैसे कि गुजरात में सूरत भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है, तो इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी तरह से अब बात उत्तर भारत की आती है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो हमारा कानपुर है उसको हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर, क्योंकि यहाँ पर कुछ वस्त्र उद्योग भी लगे हुए हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन से हैं? ये होता है मित्र पर गमछा झार। एक ये ट्रिक आपको बताई गई थी, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि 8 राज्य हैं मित्र पर: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।